दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी फ़िलिस्तीनी महिला के बारे में जिसने इस्राएली विमान को हाईजैक कर लिया था, एक इस्राएली हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया था और साथ में एक और बड़े देश की नाक में दम कर दिया था उस अकेली फ़िलिस्तीन की महिला ने। और सिर्फ एक मोटिव था उनका सिर्फ एक मोटिव था कि अपने देश के लिए उन्हें बदला लेना है, अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए उन्हें बदला लेना है। उन्हें कुछ ऐसा काम करना है जिससे फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर जितने भी हमले किए गए हैं, उनके साथ जितनी भी चीज़ें बुरी हुई हैं, उन सब का उन्हें बदला लेना था और दुनिया को दिखाना था कि फ़िलिस्तीन भी किसी से कम नहीं है। आज इन्हीं एक महिला के बारे में चर्चा मैं आज करने वाला हूँ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नाम है इनका लैला खालिद। सिर्फ कम 24 साल की उम्र में, क्या होती है 24 साल की उम्र, इतनी कोई तजुर्बे वाली उम्र नहीं होती है। इतनी उम्र में इन्होंने एक इस्राएली हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया था और इस्राएल सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। कैसे, मैं आज आपको इनकी पूरी कहानी बताऊंगा, तो एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कहानी का पूरा क्रेडिट बीबीसी न्यूज़ को जाता है। इन्होंने अपनी मीडिया पोर्टल पर इस पूरी कहानी को लिखा, जो आज मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हूं क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। तो शुरुआत करते हैं। 29 अगस्त 1959 का दिन, रोम हवाई अड्डे पर सफ़ेद सूट और सनहैट पहने और बड़ा धूप का चश्मा लगाए एक 25 वर्षीय युवती फ़्लाइट TWA 840 का इंतज़ार कर रही थी। अंदर से वो बहुत नर्वस थी। हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखने वाली ये युवती एयरपोर्ट सिक्योरिटी को झांसा देकर एक पिस्तौल और 2 हैंड ग्रेनेड अंदर लाने में सफल हो गई थी। ये वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वेटिंग लॉन्ज में बैठे एक और शख्स सलीम इसावी को वो नहीं पहचानती है। ये शख्स पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन की चे गुवारा कमोडी यूनिट का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और उस युवती का नाम था लैला खालिद। लैला खालिद बेरूत से अकेले उड़कर रोम पहुंची थी। लैला और उसके साथी इसावी ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास में अपनी सीटें बुक कराई थी ताकि उन्हें विमान के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो, और विमान था इसराइल का। लैला खालिद 1973 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा माई पीपल शैल लिव में लिखती हैं, चूँकि मैं और इसावी अलग अलग बैठे थे, इसलिए शिकागो में रहने वाला एक ग्रीक अमेरिकन मुझ में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगा था। आप पोस्टर देख सकते हैं, माई पीपल शैल लिव, जो खुद की ऑटोग्राफी है लैला खालिद की, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवन कथा लिखी है, उन्होंने क्या करा, कैसे करा। इसके बाद वो कहती हैं, उसने मुझे बताया था कि वो 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अपनी माँ से मिलने अपने घर ग्रीस जा रहा था। एक समय तो मेरे दिल में आया कि मैं उससे कहूँ कि ये वाला विमान छोड़कर कोई दूसरा विमान पकड़ लो, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया। विमान में लैला खालिद और सलीम इसावी की सीटें आसपास थीं। सलीम इसावी और लैला खालिद ये दोनों मिलकर प्लेन को हाईजैक करने वाले थे, मतलब पार्टनर इन क्राइम्स थे। ये दोनों मिलकर अपने इस पूरे प्लान को कामयाब करने वाले थे, इजरायली प्लेन को हाईजैक करने वाले थे। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफ़ी और इसावी को बियर सर्व की, लेकिन इसके बाद एयर होस्टेस के बहुत ज़ोर देने के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया, बल्कि उन्होंने एयर होस्टेस से कहा कि उन्हें ठंड लग रही है और उनके पेट में भी दर्द है, इसलिए आप मुझे एक अतिरिक्त कंबल ला दें। कंबल मिलते ही लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और पिस्टल कंबल के नीचे छुपा ली ताकि वहाँ उन्हें आसानी से आगे ले जाया जा सके। शूट द वुमेन फर्स्ट, ये एक बुक है, एक नोवेल है। इनकी लेखिका एलिन मैकडोनाल्ड को दिए गए इंटरव्यू में लैला खालिद ने इन्हें बताया, जैसे ही विमान कर्मियों ने खाना परोसना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड के लिए दौड़ी। इस चक्कर में एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो ज़ोर से चिल्लाई। तभी मेरी कमर में फंसी पिस्तौल मेरे पेट के अंदर से होती हुई विमान के फर्श पर जा गिरी। मैंने और इसावी ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि फ़र्स्ट क्लास के सभी यात्री और विमान कर्मी इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। आगे आप ये कहानी सुनिएगा, कितनी रोमांचक हो जाती है। एक
टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह हो जाती है कि कैसे यहाँ पर प्लान को अपने सफल करती है एक महिला लैला खालिद। आप देख सकते हैं ये जो नोवेल थी जिसे एलन मैकडोनाल्ड ने लिखा था, शूट द वुमेन फर्स्ट, यानी सबसे पहले औरत को गोली मारो, लैला खालिद को। इसके बाद इस हाईजैकिंग में लैला खालिद को पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की भूमिका दी गई थी। शुरू में लैला ने पायलट को विमान को इसराइल के लोड हवाई अड्डे ले जाने के लिए कहा। इसे अब डेविड बेन गुरियो हवाई अड्डा कहा जाता है। जैसे ही विमान ने इसराइली क्षेत्र में प्रवेश किया, 3 इसराइली मिराज विमान उसके दोनों तरफ उड़ने लगे। इससे विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि इसराइली विमान उनके विमान को मार गिराएगा। लैला खालिद ने लोद के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर कहा कि अब आप हमें फ़्लाइट TWA 840 ना कहकर फ़्लाइट PFLP फ्री अरब फ़लस्तीन कहकर संबोधित करेंगे। यानी इसराइल कंट्रोल रूम को लैला खालिद ने उस हवाई जहाज़ से ये कहा कि अब आप इस हवाई जहाज़ के नाम से हमें नहीं बुलाएंगे, बल्कि PFLP फ्री अरब फ़लस्तीन कर संबोधित करेंगे, इस नाम से आप हमें पुकारेंगे। तो साफ एक मोटिव था, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है और उनके सारी जो उन पर अत्याचार हुए हैं उसका बदला लेना है, उन्हें फ्री करवाना है और इसराइल को सबक सिखाना है। विमान के पायलट ने पहले लैला का निर्देश मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब लैला ने उन्हें अपना हैंड ग्रेनेड दिखाया तो उन्हें विरोध करना छोड़ना पड़ा। इसके बाद लोद की तरफ जाने का आदेश सिर्फ इसराइलियों को झांसा देने के लिए था। विमान लोद के ऊपर से गुजरा। नीचे सैकड़ों इसराइली सैनिक और टैंक उनसे निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तभी लैला खालिद ने पायलट को आदेश दिया कि वो विमान को दमिश्क में ले जाएं। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उनके जन्म स्थान हाइफा के ऊपर से ज़रूर उड़ें। बाद में लैला खालिद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जब मैंने ऊपर से फ़लस्तीन को देखा तो 1 मिनट के लिए मैं भूल गई मैं किसी अभियान का हिस्सा हूँ। मेरे मन में ये इच्छा जागी कि मैं अपनी दादी, अपनी बुआओं को, हर किसी को जो वहाँ पर हैं चिल्ला कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम हाइफा के ऊपर से उड़ रहे थे तो उसने मेरे चेहरे के रोंगटों को खड़े होते हुए देखा था। ये था लैला खालिद के मन का। आप देख सकते हैं कि क्या उनका मोटिव था, कैसी उनकी फीलिंग्स थी और कितना डीप वो इस पूरे मिशन को करना चाहती थी, उनके एम्बिशंस क्या थे। मैंने आपको सब बताया। जब वो फ़िलिस्तीन के ऊपर से उड़ती हैं, अपने होम टाउन के ऊपर से उड़ती हैं, तो कैसे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सब भूल जाती हैं कि वो कितना ख़तरनाक मिशन कर रही हैं। अभी पीछे उनके 2 विमान उड़ रहे हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसराइली विमान को उन्होंने हाईजैक कर रखा है और नीचे हज़ारों इसराइली सैनिक और टैंक खड़े हुए हैं उनसे लड़ने के लिए। मगर फिर भी लैला खालिद जो कि एक औरत थी, बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। इसके बाद दमिश्क हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सलीम ईसवी जो कि लैला खालिद के साथी थे, वो विमान के कॉकपिट में विस्फोटक पदार्थ लगाते हैं और इस विमान को उड़ा देते हैं। उनकी नज़र में फ़लस्तीनी लोगों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने का ये सबसे कारगर तरीका था। लैला खालिद को अक्सर पहली महिला हाईजैकर होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कम लोगों को ये पता है कि 3 साल पहले 1966 में कॉन्डोर संगठन की तरफ से विमान हाईजैक कर फॉकलैंड द्वीप ले जाने वाली हाईजैकर भी एक महिला थी। एलन मैकडोनाल्ड अपनी किताब शूट द वुमेन फर्स्ट में लिखती हैं, PFLP का नेतृत्व इस हाईजैकिंग से मिले प्रचार से बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी स्टार कॉमरेड लैला खालिद को मध्य पूर्व देशों के दौरे पर भी भेजा। उनको पता था कि इसराइली लैला खालिद का अपहरण करने और मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें अरब देशों की यात्रा के लिए भेजा गया। लेकिन उनके चारों तरफ अंगरक्षकों का एक सुरक्षा कवच तैनात कर दिया गया था। लैला खालिद अरब दुनिया की एक नायिका बन चुकी थी। इस हाईजैकिंग के बाद, एक इसराइली विमान को सक्सेसफुली हाईजैकिंग करने के बाद लैला खालिद की छवि बदल गई थी। एक नॉर्मल सी महिला जो कि फ़िलिस्तीन से थी, जिसका मोटिव फ़िलिस्तीन के लिए बदला लेना था, वो अब एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी महिला बन चुकी थी और वो फ़िलिस्तीन को रिप्रेजेंट करने दुनिया के अलग अलग देशों में भी जा रही थी। लेकिन इसराइल जो कि पूरी तरीके से किलसा हुआ था,
पूरी तरीके से गुस्से में था लैला खालिद से, वो कभी भी लैला खालिद पर हमला कर सकता था। आगे की कहानी। इसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, गालों, आँखों और मुंह पर 6 जगह प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उन्हें उनके होलिये को बदला जा सके और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सके। मामला यही नहीं रुकता था, इसराइल से तो बदला ले लिया था, मगर अभी एक और बड़ा देश था जिसका इसराइल और फ़िलिस्तीन के झगड़े में एक बहुत बड़ा हाथ था इतिहास में अगर आप जाकर देखें, और वो देश था ब्रिटेन, यानी लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, आप कुछ भी कह सकते हैं। लैला खालिद का अगला निशाना था यूके, इनसे बदला लेना था, इसलिए उन्होंने 6 बार अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई जिसमें उन्होंने अपने होलिये को बदला ताकि वो अगली हाईजैकिंग कर सकें और लोग उन्हें पहचान ना पाएँ। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लेबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को स्टटगर्ट, जर्मनी में उन्होंने पैट्रिक से मुलाकात की जो कि अगली हाईजैकिंग में उनका साथ देने वाले थे। वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर स्टटगर्ट से सीधा पहुंच गए थे। इसके बाद आर्ग्यूलो अमेरिका में पैदा हुए एक निकागोन थे। एम्स्टर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाले इजरायली एयरलाइंस ELAI 219 के बोइंग 707 विमान में सवार होते हैं। सारा इरविंग अपनी किताब लैला खालिद आइकन ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन में ये लिखती हैं, जब ये दोनों विमान में सवार हुए तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि 2 साथियों को जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, ELAI के स्टाफ ने सीट देने से उन्हें इनकार कर दिया था। हाईजैकिंग की योजना बनाने के दौरान ही ये तय हुआ था कि ELAI के विमान की हाईजैकिंग में 2 से अधिक लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके विमान में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं और विमान में सवार होने वाले लोगों की 3 बार तलाशी ली जाती है। ये बहुत बड़ी एक कठिनाई सामने आ गई थी लैला खालिद के कि जिस हवाई जहाज़ को वो हाईजैक करने वाली थी, वहाँ बाद में पता चलता है उन्हें कि इसमें तो हथियारबंद सुरक्षा गार्ड यानी गार्ड्स तैनात किए गए हैं और जो भी हवाई जहाज़ में एंट्री लेगा उसकी कम से कम 3 बार तलाशी ली जाएगी। अब आगे लैला खालिद क्या करती? तो आगे इस बार लैला खालिद और उसका साथी एक इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। लैला खालिद ने BBC से बात करते हुए कहा था, आर्ग्यूलो को पता था कि उसे क्या करना है और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। हमारे पास हमारे हथियार थे, मेरे पास 2 हैंड ग्रेनेड थे, पैट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। मैं बहुत छोटा सा स्कर्ट पहने हुए थी, मैंने सारे नक्शे उस स्कर्ट के अंदर छुपा रखे थे। जब खालिद दौड़कर कॉकपिट की तरफ गई तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। डेविड रॉब अपनी किताब टेरर इन ब्लैक सितंबर में लिखते हैं, लैला खालिद ने अपनी खास तौर से बनाई गई ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए, लेकिन तभी विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। पैट्रिक ने जवाबी फायर किया जो मार्शल शिलेमो वाइडर के पैर में लगा। इस बीच पैट्रिक को भी गोली लग चुकी थी। खालिद पर 2 गार्डों और यात्रियों ने हमला बोला। लोग उन्हें मारने लगे जिससे उनकी कई पसलियाँ टूट गई थी। आप देखिए कैसा आलम था और कैसी हिम्मत थी इन लोगों की कि एक ऐसे हवाई जहाज़ को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश करी जिस हवाई जहाज़ में हथियारबंद गार्ड्स थे। साथ में जब जैसे ही प्लान को शुरू किया गया तो पायलट ने कॉकपिट को लॉक कर लिया, जिसके बाद इनके ऊपर हमले भी हो गए और पसलियां तक टूट गई थी। आप देख सकते हैं एक और किताब है, आप इंटरनेट पर इसे पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, जिसका नाम लैला खालिद है, द आइकन ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन, जिसे सारा इरविंग ने लिखा है। एक और है टेरर इन ब्लैक सितंबर, जिसे डेविड रॉड ने लिखा है। इसके बाद मार्शल ने फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच चालक पायलट ने विमान को अचानक नीचे डाइव करा दिया, यानी पायलट जब हवाई जहाज़ ऐसे उड़ता है तो जैसे ही विमान में गोलियों की आवाज़ आने लगी, लड़ाई शुरू हो गई, तो पायलट ने विमान को एकदम से नीचे डाइव करा दिया, जिससे लैला खालिद असंतुलित होकर नीचे गिर गई। यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। विमान काफ़ी नीचे आ गया, जिससे ये संभावना ख़त्म हो गई कि अगर ग्रेनेड से विस्फोट होता भी है तो कैबिन डिस्प्रेसाइड नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। BBC से बात करते हुए लैला खालिद ये भी बताती हैं कि उस समय उन पर क्या गुजर रही थी। आधे घंटे बाद हम खड़े तो हो गए,
और मैं अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश में थी। जैसे ही हम खड़े होकर चिल्लाए, पीछे से सुरक्षा कर्मियों ने मेरे सर पर आकर वार कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। विमान को लैंड करते ही पैट्रिक आर्ग्यूलियो को शव को एक एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। लैला खालिद अपनी आत्मकथा माय पीपल शैल लिव में लिखती हैं, मैंने सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध किया कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। इतना सब होने के बाद जब लैला खालिद और उनके साथी लगभग हार चुके थे, मतलब आप इसे हार नहीं कहेंगे, बेहोश हो गए थे, तो विमान को फटाफट से लैंड कराया गया। लैंडिंग के बाद लैला खालिद ये बताती हैं कि वो सुरक्षा कर्मी से कहती हैं कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं, क्योंकि उनके जो साथी थे उनकी डेथ हो गई थी, उनके शव को ले जाया जा रहा था। फिर बाद में वो कहती हैं, मैंने पैट्रिक के शव के बगल में खड़े होकर उसके हाथ पकड़े, मैंने उसकी चोटों का जायज़ा लिया और दोस्ती की भावना में उसके होठों का चुम्बन लिया और फिर मैं रो पड़ी। मेरे लिए ये बहुत दुख भरा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मुझे मरना था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी, वो तो सिर्फ हमारी मदद करने आया था। लैला खालिद को लंदन के ईलिंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अगले कुछ दिनों तक चीफ सुपरिटेंडेंट डेविड प्रियो ने उनसे पूछताछ की। जेल में लैला के साथ अच्छा व्यवहार किया। कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके साथ टेबल टेनिस भी खेला। लैला को पढ़ने के लिए कुछ सामग्री दी गई थी। जब उन्हें पढ़ने के लिए कुछ महिला पत्रिकाएं दी गईं तो वो नाराज़ होकर उन्हें लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। तब जाकर उनके लिए समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए। लैला को नहाने के लिए स्टेशन चीफ का बाथरूम दिया गया। उनके लिए साफ कपड़े और तौलिए भी लाए गए। जब उनके कमरे में एक महिला गार्ड को बैठाने की कोशिश की गई तो लैला ने नाराज़ होकर जवाब दिया, मैं अपने को मारने नहीं जा रही, मुझे अभी और अभियानों में भाग लेना है। आप हिम्मत देखिए कि आप एक दूसरे मुल्क की जेल में हैं, आपके ऊपर हाईजैकिंग के इल्ज़ाम भी हैं, आपने कितना बड़ा जुर्म किया है, मगर फिर भी हिम्मत ये है कि अभी मैं नहीं मरने वाली हूँ, मुझे और भी कितने सारे अभियानों में हिस्सा लेना है, मतलब कितने सारे और मुझे प्लानों को सफल करना है, सीधा उन्होंने कह दिया था। इसके बाद लैला खालिद से पूछताछ के दौरान डेविड प्रियो ने उन्हें जानकारी दी कि ELAI के विमानों के अलावा स्विस एयर, TWA पनाम और ब्रिटिश एयर के विमानों को भी हाईजैक किया गया है। लैला खालिद तो जेल में थी लंदन की, तो आखिर इन प्लेन को हाईजैक किसने किया था? ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक करने की योजना नहीं थी। प्रियो ने उन्हें बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक कर जॉर्डन में डॉसन फील्ड में ले जाया गया है। लैला खालिद ने जब उनसे पूछा कि उनकी मांग क्या है तो प्रियो ने जवाब दिया, वो आपकी रिहाई चाहते हैं। 28 सितंबर को पुलिस गार्डों ने लैला को रोते हुए देखा। उस दिन अखबारों में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर की मौत की खबर छपी थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने बंधक बनाए गए अपने 114 यात्रियों के बदले लैला राशिद को रिहा कर दिया। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को लेकर रॉयल एयरफोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। इससे पहले 12 सितंबर को हाईजैक किए गए सभी विमानों को डॉसन फील्ड में विस्फोटक में उड़ा दिया गया। इस घटना के कई साल बाद BBC ने लैला खालिद से पूछा, आपने जो कुछ किया उसका आपको दुख है? लैला खालिद का जवाब था, बिल्कुल नहीं। उसने फिर सवाल किया कि आपकी वजह से विमान में सवार सैकड़ों यात्री आतंकित हुए और उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है और विमान का स्टीवर्ड बुरी तरह से घायल भी हुआ। लैला खालिद ने जवाब दिया, मैं इस बात की माफ़ी मांग सकती हूँ कि उन्हें आघात पहुँचा, लेकिन वो अंततः सुरक्षित रहे। इस कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुँचाना नहीं था। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि एक मानव के रूप में हमें और हमारे मानव अधिकारों को भी नज़रअंदाज किया गया था, यानी फ़िलिस्तीनियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया था, लैला खालिद ने उस पर भी बढ़ चढ़कर बोला था कि हमारे मानव अधिकारों का जिस तरीके से उल्लंघन किया गया है फ़िलिस्तीनियों का, जो आज तक हो रहा है इसराइल द्वारा और भी कई देशों द्वारा, आखिरकार उस पर बड़े बड़े देश कब बोलेंगे? इसके बाद 77 वर्षीय लैला खालिद इस समय ओमान में रह रही हैं। उन्होंने एक डॉक्टर फैयाज़ रशीद हिलाल से शादी की है और जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम बदर और बशर है। उन्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि एक ज़माने में चेक कफ़ाया पहने और हाथ में एक AK-47 लिए ये महिला फ़लस्तीनी संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्ट गर्ल बनी थी।
दोस्तों ये कहानी थी लैला खालिद की, जो कि छोटी सी उम्र में, कोई बड़ी उम्र नहीं थी, उन्होंने AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसे बड़े बड़े हथियार आप हाथ में लेकर इसराइल की नाक में दम कर दिया था। साथ में ब्रिटिश के भी कितने सारे हवाई जहाज़ों को उन्होंने, उनके साथियों ने हाईजैक कर दिया था, जिसके बाद वो जब लंदन की जेल में बंद थी तो उनकी रिहाई भी करा दी गई थी। लैला खालिद जो कि शुरुआत करती हैं हाईजैकिंग से, फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष के लिए वो पूरी दुनिया में आवाज़ उठाना चाहती हैं, वो एकदम से उनका रूप बन जाता है एक रेवोल्यूशन लाने वाली महिला का, एक बदलाव लाने वाली महिला का, जो कि एक नायक के तौर पर उनकी छवि निकलकर सामने आती है। इस समय 77 साल उनकी उम्र हो गई है। 77 साल की उम्र में वो ओमान में रह रही है और इस वक्त ये बात सच है कि कोई नहीं कह सकता कि फ़िलिस्तीन से निकली हुई एक छोटी सी उम्र में महिला आज एक इतनी शांति से अपनी जीवन व्यतीत कर रही है, जिसने एक बार इसराइल और यूनाइटेड किंगडम के नाक में दम कर रखा था। फ़िलिस्तीनियों का संघर्ष आप सबके सामने भी है। इस वक्त भी इसराइल हो फ़िलिस्तीन के बीच में किस तरीके से 2 हफ्ते लगभग ये पूरा खूनी संघर्ष चला, जिसमें कितने फ़िलिस्तीनियों की जान गई है, और ये वहाँ पर बहुत नॉर्मल है। ज़रूरी है कि सारे बड़े बड़े देश आगे आकर फ़िलिस्तीनियों के मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का भी बात करें, अपने बड़े बड़े लेखकों में, अपने बड़े बड़े भाषणों में फ़िलिस्तीनियों के बारे में भी जिक्र करें। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी इन महिला की, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।